खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम सलाम झिकी के एक नए शुमारे का आगाज़ हुआ चाहता है। 8:37 हो गए हैं। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। आज भी बैनुल-अक़वामी सतह की चंद बड़ी खबरें, कुछ बैक टू बैक डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस तरफ आपको ले चलेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल कामयाब तो तय पाए थे, लेकिन गैर यकीनी सी सूरत हाल थी जिस दरमियान एक दूसरे पर हमले किए गए। ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, नुकसान की भी खबरें, उस तरफ आपको ले चलेंगे। और इसके अलावा मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए एक और कोशिश की गई है, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट जिसका दावा किया जा रहा। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि ज़मीन पर इससे फ़र्क कितना होगा और वो जो बेगुनाहों का खून मुख्तलिफ जगहों पर सरजमीन अरब पर बहाया जा रहा था वो वाकई में रुकेगा या नहीं। मरकज़ी हुकूमत के कुछ फैसलों की तरफ भी आपको ले चलेंगे। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर लद्दाख भी आपको लेना है। सिक्योरिटी के हवाले से कुछ अहम तरीन बातें आइंदा दिनों में होंगी, हिकमत अमली बन रही है, उस पर बात होगी। और इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक के अंदर और मुख्तलिफ रियासतों या यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर सियासी, इक्तसादी और समाजी एतबार से क्या कुछ हो रहा है, कुछ खबरें, कुछ डेवलपमेंट्स जो हुई हैं आपके सामने। जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है तो हुकूमती सतह पर कुछ फैसले, कुछ अदालतों से फैसले और हुकूमत के इदारों को झटका लगा है। सरकार की तरफ से कुछ तब्दीलियां हो रही हैं। मुहर्रमुल हराम के मुतबर क़याम से हम गुजर रहे हैं। एक तो उस तरफ तैयारियां, यौम आशूरा पर लाखों लोगों की मजालिस में शिरकत और साथ साथ अमरनाथ यात्रा के हवाले से बात करना ज़रूरी है। कुछ दिनों के बाद यात्रा का आगाज़ हो रहा, बल्कि परसों का दिन बेहद ख़ास है। इसकी वजूहात क्या है थोड़ी देर में आपके साथ लीजिए। और कुछ तरक्याती मंसूबे भी जिनके हवाले से बात करेंगे, थोड़ी देर में हमारे साथ रहिएगा। माजी में सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च किए गए लेकिन ये मंसूबे बने नहीं, इस पर बात करना ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे जरा आपके सामने रखते चले शुरुआत में। और आज अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक जून की 27वीं तारीख है। चंद अहम तरीन वाक़यात जो फॉर्मेट के मुताबिक आपके सामने रखेंगे और उसके बाद एक एक करके आज के मौज़ूआत की तरफ जाएंगे। साल 1999 में आज ही के दिन करगिल जंग के दौरान भारतीय फौज ने टाइगर हिल पर कंट्रोल हासिल करने के लिए हमला किया। शुरुआत इसकी हुई और बाद में हमने देखा काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा, लेकिन टाइगर हिल और दीगर जो बालाई हिस्से थे, इन चोटियों पर भारतीय अफवाज की तरफ से बाद में कब्जे को यकीनी बनाया गया, कंट्रोल संभाल लिया गया। 2002 में जीरोपिया ने भारत के कायम मकाम सदर के तौर पर हल्फ आज के दिन लिया। इसके अलावा आज 1964 में तीन मूर्ति भवन को भारतीय पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की यादगार म्यूजियम के तौर पर बनाने का फैसला सरकारी तौर पर आज के दिन हुआ। 1971 में तमिलनाडु के साहिल के करीब पहले समुद्री तेल के कुएं की खुदाई शुरू हुई। साल 1893 आज के दिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मंदी का शिकार हुआ और अमेरिका में इस तरीके से मुआशी बहरान आया। और इस क्राइसिस से, संकट से निकलने के लिए हमने देखा कि बैंकों की निजीकारी का एक बड़ा फैसला बाद में अमेरिका ने 50 साल के बाद लिया। साल 1954 में रूस में दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बाकायदा तौर पर काम आज के दिन शुरू करता है। आज के दिन 27 जून को 1967 में दुनिया की पहली ATM मशीन लंदन के बार्कलेज बैंक में नस्ब की गई। शुरुआत आज के दिन से हुई। 1991 में यूगोस्लाविया फौज ने स्लोवानिया के आज़ादी के ऐलान के बाद उस पर हमला किया और 1974 में आज के दिन उस वक्त के अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन ने सर्द जंग के दौरान सोवियत यूनियन USSR का दौरा किया था और इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। साल 1976 में फ़लस्तीनी जंगजू ने तेल अवीव से पेरिस जाने वाले तैयारे को अगवा करके युगांडा लैंड किया। 1977 में अफ्रीकी मुल्क जिबूती ने फ्रांस से अपनी मुकम्मल आज़ादी का ऐलान किया और आज के दिन साल 2015 में 11 बरस कबल खलाई साइंसदान और साबिक सदर भारत के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का इंतकाल हुआ था। आज उनकी बरसी मनाई जा रही है और भी कई अहम शख्सियात थे जिनका आज इंतकाल या जन्म हुआ। तो ये चंद वाक़ात थे कौमी और आलमी इस्ताक़ी के मासी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है जो हमने एक एक करके आपके सामने रखा। अब आगे बढ़ेंगे और ख़बरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात मशरिक़ वस्ता की, क्योंकि बड़ी पेशरफ्त हुई है। अमेरिका, इजराइल और लेबनान के दरमियान बड़ी पेशरफ्त हुई है और अमेरिका, ईरान और लेबनान के दरमियान अमन मुआहिदा तय पाया गया है। इस पर तीनों ममालिक के सरबराहों ने इत्तेफाक किया है और ये बड़ी पेशरफ्त मानी जा रही है। खासकर अमन कायम करने के हवाले से इजराइल, लेबनान और अमेरिका के दरमियान अमन फ्रेमवर्क मुआहिदा तय पाया गया है और नेतन्याहू ने यह बड़ा ऐलान किया कि जनूबी लेबनान के 2 इलाकों से फिलहाल इनखिला का उन्होंने ऐलान कर दिया है। इजराइल के फौजियों को वापस बुला लिया गया है और जिन इलाकों से इनखिला हुआ है वहां पर अब जो लेबनानी फौज है
वो उनका कंट्रोल संभालेगी। ताहम हिजबुल्लाह इस तमाम माहिदे पर नाखुश है और उन्होंने खाना जंगी का इंतबा दे दिया है। बड़ी पेशरफ्त इजराइल, लेबनान और अमेरिका के दरमियान कई रोज़ा मुज़ाकरात के बाद अब अहम पेशरफ्त हुई है। एक सैफरीकी फ्रेमवर्क मुआहिदा तय पाया गया है जिसे खिते में अमन की जानिब पहला कदम करार दिया जा रहा है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि इजरायली फौज खासकर जनूबी लेबनान से अब वापस जाएगी और पहले मरहले में 2 इलाकों से इनखिला कर दिया गया है और मरहलेवार तरीके से मुकम्मल इनखिला इजराइल का वहां से होगा और इन इलाकों का कंट्रोल अब लेबनानी फौज संभालेगी। इसकी भी पेशरफ्त हुई है और बड़ी खबर ये कि जो हम देख रहे थे खासकर लेबनान और इजराइल के दरमियान जंगबंदी के बावजूद भी हमलों का सिलसिला जारी था, लेकिन अब देर से ही सही लेकिन अमन मुआहिदा लेबनान और इजराइल के दरमियान तय पाया गया है। अमेरिका को भी इसमें शामिल कर दिया गया और अब उम्मीद की जा रही है कि ईरान अमेरिका के दरमियान भी जो इजराइल उस अमन मुआहिदे को सबूताज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो मुज़ाकरात भी मस्बत नतीजे पर पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ जो इजराइल लेबनान ताल्लुकात इनमें भी अब कशीदगी कम हो गई। अच्छा, याद रखिएगा ये मुआहिदा जो कि 34 बरस की तवील मुद्दत के बाद लेबनान और अमरीकी हुक्काम एक तरफ और दूसरी तरफ आप ये मानकर चलिएगा कि इजरायली डिफेंस फोर्सेज एक तरफ, इनके साथ कोई मुआहिदा हुआ हो 30, 32, 34 साल का ये अरसा लगा। मुज़ाकराती अमल अमेरिका की मदद से शुरू किया गया, इस नतीजे पर पहुंचाया गया कि ज्यादा नहीं चंद इलाके जिनको जहां से इनखला होगा फौजें वापस निकाली जाएंगी। और याद रखिएगा ये पेशरफ्त कब हुई, जब 72 घंटे पहले बेंजामिन नेतन्याहू से एक इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा गया, फिर एक तकरीब में भी सरकारी तकरीब थी जहां उन्होंने खुलासा किया कि मौजूदा इजरायली सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हम पर हमले वापस हिजबुल्लाह की तरफ से ना हो, इस बात को यकीनी बनाने के लिए हम लेबनान के किसी भी इलाके को आजाद नहीं करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो अब 2 इलाके जो छोड़ने का फैसला हुआ, एक लितानी रिवर या दरिया के नजदीक जो शुमाली इलाका जाते हैं इनसे आईडीएफ निकल रही है, प्लस जनूबी लेबनान का एक इलाका जहां से फौज ने सरकारी तौर पर ऐलान या मुआहिदा होने के बाद निकलने का फैसला किया है। इस पर अनाउंसमेंट्स भी की गई हैं, मार्को रूबियो भी इस वक्त मौजूद थे और जब फैसला हुआ तो उसके बाद ये जश्न की तस्वीरें, ये सिग्नेचर जब किया गया, इजराइल, अमेरिका और लेबनान, ये सैफरीकी मुआहिदा है। 3 ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं, अमेरिका ने मदद की है मीडिएटर के तौर पर और जो स्टेक होल्डर्स मेन इसमें 2 हैं जो आपस में लड़ रहे थे, हिजबुल्लाह और इजराइल। तो हिजबुल्लाह ने भी जश्न की तस्वीरें जब आई तो मुतद्दिद इलाके बैरूत के जहां पिछले दिनों तबाही की गई, लाखों लोग मुतासिर हुए इजरायली कार्रवाइयों से, उस इलाके की आज़ादी के बाद जश्न की तस्वीरें सामने आई। लेकिन जब एग्जैक्टली अनाउंसमेंट हुई है उस तरफ आपको ले चलते हैं और इसका क्रेडिट फिर से अमेरिका ने लिया। Is the first step in that journey, and the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. As I told all the parties here today, it's the beginning of the beginning. There's a lot of work ahead. We don't in any way underestimate the difficulty of the task ahead, but we understand the importance of it, how vital it is, and we are honored to have played a part in bringing this together. The trilateral framework we signed today is a first step on the road to restoring Lebanese sovereignty and territorial integrity, securing a permanent and final cessation of hostilities, enabling our people to go back to their land, and allowing all Lebanese to live in peace, security, and prosperity. May we together turn the curses of war into blessings. चलिए, ये अनाउंसमेंट्स की गई हैं तब जब मुआहिदा हुआ है, एग्रीमेंट मुकम्मल हो गया है और जिन लोगों को जंग के दौरान मुतासिर होना पड़ा, अपने घर बार छोड़े, उन तमाम लोगों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है इस एग्रीमेंट के बाद। लेकिन दूसरी तरफ हालात अभी भी पूरी तरीके से संभले नहीं हैं। मशरिक़ वस्ता में एक और जंग की आहट जो सुनाई दे रही थी, ब्रेक लगा नेगोशिएशंस के जरिए, लेकिन ईरान अमेरिका फिर आमने सामने एक दूसरे पर हमले किए गए और आबना हरमुज में हमले के बाद अमेरिका की तरफ से कार्रवाइयां की गई हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान ने शिपिंग को टारगेट करने का सिलसिला जारी रखा है, जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हरमुज में निशाना बनाया जा रहा है, जिसके जवाब में हमला हुआ है। और जुमे के रोज आबना हरमुज में एक कार्गो जहाज पर ड्रोन हमले का इल्जाम लगाया गया ईरान पर। तेहरान के खिलाफ जवाबी हमला किया गया और पेशरफ अमेरिका और ईरान के लिए एक नाजुक वक्त के दौरान हुई जब वो जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए बातचीत के लिए काम कर रहे थे। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हरमुज में अपने कंट्रोल को लेकर एक तो पूरे रीजन और फिर अमेरिका को तेजी से चैलेंज किया है, यहां तक कि
हालिया जो अबूरी डील है उसके बावजूद भी गुज़श्ता हफ्ते जो अमेरिका के साथ तय पाया, फिर से सूरत हाल बदली है। ट्रंप के मुताबिक ड्रोन हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है और इस बयान के फौरन बाद ईरान पर अमेरिकी हमलों की खबर आई और मीडिया से भी बात करते हुए अमेरिका ने कहा कि आपको पता चल गया होगा कि अमेरिका जवाब देगा या नहीं। सेंटकॉम की तरफ से भी इसकी तस्दीक कर दी गई है। इस्लामी इनकलाबी गार्ड जो बहरिया का ग्रुप है या नेवल ग्रुप है, उसके ऐलान के मुताबिक उसने ईरान के साहिली इलाकों पर अमरीकी फिजाई हमलों के जवाब में पूरे खित्ते में अमरीकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के रुकन इब्राहिम अजीजी के मुताबिक अमेरिका जंगबंदी का अहदेदार अहद नहीं रखता, लेकिन इल्ज़ाम तराशी का खेल जो काफ़ी वक्त से चला है उसको अब समाप्त करने की ज़रूरत है, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। इन इल्ज़ामात के बीच एक दूसरे पर फिर से कार्रवाइयाँ की गई हैं। ये सारी कंफर्मेशन जो आपकी स्क्रीन पर है अमेरिकी सदर के मुताबिक है। अमेरिका के ईरान पर हमले में मिसाइल और ड्रोन ज़खायर को, रडार सिस्टम को, रडार तंसीबात को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी हमले जंगबंदी की खिलाफ वर्जी ईरान की तरफ से करार दिए गए हैं। इस सिलसिले में इब्राहिम अजीजी ने बाज़ाब्ता तौर पर तेहरान की तरफ से ऑफिशियल कमेंट किया है। ओमान की तरफ से भी आबनाए हरमुज पर जितने भी जहाज गुजर रहे हैं उन पर टैक्स लगाने का फैसला किया है, उनसे फीस वसूलने का फैसला किया गया है और ये फैसला जब लिया जाएगा तो मुश्तरका तौर पर हो सकता है कि इसमें तेहरान को भी शामिल किया जाए। यही वो दो मुल्क जो इंटरनेशनल वाटर्स के इस बड़े हिस्से को शेयर करते हैं, तो वहाँ फीस के हवाले से बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि तिजारती जहाज़ पर अगर हमला हुआ, अमेरिका के मुताबिक किसी भी जहाज़ को टारगेट किया गया IDF ईरानियन रजीम की तरफ से, तो जवाबी हमले किए जाएंगे। एक तो उसका नतीजा हमने देखा। इसके अलावा आबनाए हरमुज से बगैर इजाज़त जो भी ऑयल टैंकर्स गुजर रहे हैं, पासदारा ने इनकलाब की वार्निंग के बाद इनको वापस भी भेजा गया है। यानी क्लियरेंस ये भी है कि विदाउट वार्निंग, इजाज़त के बगैर कोई भी जहाज इस इलाके से नहीं निकलेगा। और हरमुज पर जहाज़ों पर ईरान के जब ड्रोन हमले हुए हैं तो उसकी जवाबी कार्रवाई हमने देखी है, जिसकी तस्वीरें अनक्लासिफाइड करके सेंटकॉम की तरफ से जारी की गई हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हरमुज में फिलहाल रुकावटें, और यहाँ ऑलरेडी तेहरान ने चूंकि लेबनान को मुआहिदे में शामिल करने की बात कही जा रही है, वो हो गया है। वहां पर थोड़ा सा आइस ब्रेक हो सकता है, चूंकि लेबनान पर जो डिमांड्स थी वो मानी गई है। जो सैफरी की मुआहिदा हुआ, पहली खबर आपके सामने लगी, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हरमुज में ऑयल सेक्टर से जुड़े लोगों को बहुत भारी नुकसान से अभी भी गुजरना पड़ सकता है। अमेरिकी सदर को सुनिएगा जो इस कार्रवाई के बाद मीडिया से ब्रीफिंग में जवाब भी दे रहे थे। You'll find out. I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. Will the U.S. You'll find out. Will the U.S. respond? What is your message to Will Iran? they respond? You're going to find out. Sir, why do you think they did that if the talks, you've said repeatedly they're going well, what do you think the motivation is for Iran in attacking a ship? They're a little bit different. That's why I think of it, 47 years. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि मुज़ाकरात के दरमियान हमला क्यों हुआ, तो उस पर जवाब दे रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ आबनाए हरमुज के मुस्तकिल तौर पर इसको खोला जाए, सिफारती सरगर्मियां तेज भी कर दी गई हैं। फौजी तसादुम से बचने के लिए राब्ता चैनल कायम किए गए हैं। बैकडोर डिप्लोमेसी का सिलसिला जारी है। दोहा के अंदर कतर में फौजी नुमाइंदों की मुलाकातों का इम्कान भी है। ईरान और ओमान इलाकाई ताउन बढ़ाने पर भी ख्वाहां हैं। दोनों ये चाहते हैं कि अगर कोई फैसला लिया जाता है तो उसमें मुश्तरका तौर पर हिकमत अमली हो और स्ट्रेट ऑफ हरमुज के मुस्तकबिल के मैनेजमेंट का कैसे सिस्टम चलाया जाए, इंतज़ाम कैसे हो, खित्ते में कशीदगी कम की जाए, इसके लिए सिफारती चैनल्स कायम किए गए हैं। इतलात ये हैं कि ईरान और ओमान के दरमियान भी स्ट्रेट ऑफ हरमुज का जो इंतज़ामी और जो नेवल सर्विसेज हैं उनसे उनकी आपस में बात हुई है। दूसरी तरफ मार्को रूबियो के बकौल अमेरिका और ईरान ने मुमकिना फौजी तसादुम से बचने के लिए बराह रास्त राब्ता चैनल कायम करने पर इत्तफाक किया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर तस्दीक की है कि अपने ओमानी हममनसब के साथ टेलीफोन पर तामीरी और मुफीद गुफ्तगू हुई है। स्ट्रेट ऑफ हरमुज समेत मुतअद्दिद उमूर पर बात हुई है, जबकि आबनाए हरमुज के मुस्तकबिल में इंतज़ाम कैसे संभालना है, कैसे इंतज़ामी उमूर चलाने हैं, नेवल सर्विसेज कैसे काम करेंगी, आइदा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर JD वैंस इंकिशाफ कर रहे हैं कि ईरान ने कशीदगी कम करने और मुमकिना तनाज़ात से बचने के लिए ईरानी पासदारान इनकलाब और फौज के दरमियान एक बराह रास्त
राब्ता चैनल कायम करने पर इत्तफाक किया है। तो एक तरफ लड़ाई झगड़ा, दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, ईरान, वाशिंगटन और इजराइल सरगर्म हो गए हैं कि इजराइल को थोड़ी देर साइड रखेंगे, बाकी तमाम लोग के बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत मुज़ाकराती अमल डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सही चलता रहे, कम से कम खित्ते में दोबारा गैर यकीनी सूरत हाल से बचा जा सके। चलिए, बात ईरान के हवाले से हो रही है। अब नए हॉर्मस के मुस्तकबिल पर सफारती सरगर्मियां तेज हुई। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी और अहम खबर आपके सामने रखते हैं। बात इसराइल की करते हैं, क्योंकि इजरायली सदर एक हेलीकॉप्टर हादसे में बाल बच गए। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर को एक हादसा पेश आया, ताहम महफूज लैंडिंग और बरवकत अमले की कार्रवाई से जो इजराइल के सदर हैं वो बाल बच गए हैं, उन्हें कोई चोट नहीं आई है। आपको बता दें कि यरूशलेम में एक यादगारी तकरीब में शिरकत के बाद शुमाली इजराइल रवाना होने वाले इजरायली सदर इसहाक हर्जोग का हेलीकॉप्टर परवाज के कुछ ही देर बाद परिंदू के गोल से टकरा गया, जिसके बायस पायलट ने महारत का मुजाहिरा करते हुए फौरी हंगामी लैंडिंग की। इजरायली फौज के मुताबिक इस वाक़े में सदर हर्जोग, फिजाई अमले या दीगर सवार अफराद को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है, बाल बच गए हैं। जबकि हेलीकॉप्टर को भी अगरचे नुकसान पहुंचा है, लेकिन जो अमला उसमें मौजूद था उन्हें महफूज तरीके से नीचे उतारा गया है। बादशाह सदर को दूसरे हेलीकॉप्टर के जरिए उनकी तकरीब तक पहुंचाया गया, उनकी मंजिल तक पहुंचाया गया। इजरायली फौज ने अगरचे इब्तिदाई तौर पर वाक़े को बर्ड स्ट्राइक करार दिया है, ताहम हादसे की मुकम्मल वजूहात जानने के लिए बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है कि असल में इसके पीछे क्या वजूहात है। लेकिन अभी जो इब्तिदाई रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक परिंदू के गोल से टकराकर यह हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, ताहम अमले की बरवकत कार्रवाई से और पायलट की महारत से हंगामी लैंडिंग की गई, और जो अमला था और ख़ासकर सदर इजराइल के इसहाक हर्जोग वो भी महफूज है, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बात जब इजराइल के हवाले से हो रही है, आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि अबनाए हॉर्मस पर एक नामालूम जहाज पर हमला हुआ है, जिसको लेकर के अब कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। खासकर अबनाए हॉर्मस की सूरत हाल पर बारूदी गोला टकराने से माल बरदार जहाज को नुकसान पहुंचा है। तमाम अमला अगरचे महफूज है, लेकिन तेल के अखराज की इतला है। और आपको बता दें कि अबनाए हॉर्मस में ओमान के साहिल के करीब एक तिजारती माल बरदार जहाज नामालूम सिमत से दागे गए बारूदी गोले के जद में आ गया है, जिसके नतीजे में जहाज के दाएं हिस्से और ब्रिज को नुकसान पहुंचा है। बरतानिया के बहरी निगरानी इदारे यूके मेरीटाइम ट्रेड ऑप्शंस के मुताबिक वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तमाम अमला अगरचे महफूज है, लेकिन तेल और खतरनाक मादी की इखराज की इतला मिली है। इदारे ने वाक़ई की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है, जबकि जहाज़ को एहतियात के साथ अपना सफ़र जारी रखने की हिदायत दी गई है। हमले के ज़िम्मेदारों का ताहाल अगरचे अभी तक तयन नहीं हो सका कि यह हमला किसने किया, ईरान ने किया, अमेरिका ने किया या जो दीगर खलीजी ममालिक हैं उनकी तरफ से हमला हुआ, उस पर अभी तहक़ीक़ात जारी है। जबकि ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया है जब ईरान, ओमान और दीगर इलाकाई ममालिक अबनाए हॉर्मस में बहरी आमदोरफ्त के नए इंतज़ामात पर मुशावरत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मुज़ाकरात मरहलावार तरीके से जारी है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर कि अबनाए हॉर्मस में एक माल बरदार जहाज़ पर, तिजारती जहाज़ पर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में जहाज़ को नुकसान भी पहुंचा है। लेकिन यह हमला हुआ कहां से, उस वाले से अभी तहकीकात जारी है। चलिए, ये तो बैनुल-अक़वामी सतह की चंद बड़ी खबरें या मालूमात आपके सामने हमने रखी हैं। अब ज़रा और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दारुल हुकूमत दिल्ली की। मंशियात के खिलाफ आलमी दिन पर तकरीबात भी चलती रहीं, लेकिन हुकूमती सतह पर कुछ फैसले हैं जिस पर ब्रीफिंग्स भी आई हैं। पासपोर्ट के हवाले से 1 जुलाई से कवायद में तब्दीली होने जा रही है और पासपोर्ट फीस में भी इजाफा होगा। नए कवायद जब नाफिज होंगे तो फीस 1500 से बढ़ाकर 2500 रुपये करने का मंसूबा है सरकार के प्लान के मुताबिक। और दूसरा, सरकार ने एक चीज़ कन्फर्म कर दी है, जहां इसको शनाख्त का अहम दस्तावेज या पासपोर्ट को नहीं माना जाएगा, लेकिन SIR की प्रक्रिया में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है वहां पर इलेक्शन कमीशन ने कंफर्म कर दिया है कि वहां बाज़ाब्ता तौर पर इसका इस्तेमाल जो है वो होता रहेगा या इसको कबूल माना जाएगा। पासपोर्ट के जो रूल्स हैं 1980 के, उसमें तब्दीली होने जा रही है। 1500 रुपये मौजूदा वक्त में आप जो फ़ी देते हैं वो 2500 के आसपास होगी नए रूल्स के मुताबिक 1 जुलाई से 2026 से सिर्फ 2 दिन के बाद।
इसके अलावा नोटिफिकेशन जो जारी हुआ उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कंफर्म किया है कि पासपोर्ट जो है तकरीबन 36 पेजेस पर मुश्तमिल होगा। नॉर्मल फी 2500 रुपये होगी और बाद में इसी सेम कैटेगरी में अगर किसी को तत्काल चाहिए या जल्दी में किसी को लेना होगा तो 5000 रुपये तक की फी उसको अदा करनी पड़ेगी। साथ साथ 1500 जो इस वक्त फी है, ये अगर किसी को तत्काल में लेना हो तो 3500 के आसपास सेम कैटेगरी में आपको मिलता है। एप्लीकेशन फी जो है, फ्रेश पासपोर्ट बनाना है या दोबारा से आपको बनाना है या रिन्यू करना है तो 60 पेजेस जो हैं वो बढ़ाए गए हैं। 2000 से 3500 का तत्काल के लिए सरकार के मुताबिक इसके लिए फी होगी और रिवाइज फी 6000 के आसपास होगी जो 4000 रुपये सेम कैटेगरी में है। सरकार ने सेक्शन 24 का इस्तेमाल करते हुए पासपोर्ट एक्ट 1967 का हवाला दिया है। रूल 15 1967 का मरकजी हुकूमत के मुताबिक ये रूल्स जो पासपोर्ट रूल्स 1980 कहलाते हैं, जिसमें रूल 1 है जहां पासपोर्ट अमेंडमेंट रूल 2026 कहा जाता है। पहला दिन जुलाई का जब से इस नोटिफिकेशन के मुताबिक वो बाज़ाब्ता तौर पर अपनाए जाएंगे, मुल्क के अंदर इनका इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा चौथा शेड्यूल पासपोर्ट रूल्स का 1980 का। इसके अलावा 2 सब कैटेगरीज हैं जो एप्लीकेंट्स हैं 18 साल जिनकी उम्र है या इससे ऊपर हैं या माइनर्स हैं 15 से 18 साल के दरमियान है। अगर वो इस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, एक तो उनके लिए भी एक शिक रखी गई है बाज़ाब्ता तौर पर 15 से 18 साल के दरमियान और 18 से ऊपर तो बनता ही है। इधर इलेक्शन कमीशन ने इस बात की तस्दीक कर दी है, जब भारत सरकार ने एक चीज़ 2 दिन पहले कंफर्म की थी कि पासपोर्ट जिसको शनाख्त का दस्तावेज नहीं माना जाएगा, जिसके मुल्क के अंदर एक बहस चिड़ी कि आधार भी नहीं, पैन कार्ड भी नहीं, अब इलेक्शन कार्ड भी नहीं, राशन कार्ड भी नहीं, तो फिर शनाख्त का डॉक्यूमेंट असली दस्तावेज क्या है, नेशनैलिटी का प्रमाण आपके पास क्या है। तो इलेक्शन कमीशन से पूछा गया, उन्होंने कहा कि 12 वैलिड जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वोटर्स को अपनी अहलियत बरकरार रखने के लिए या प्रूव करने के लिए साबित करनी है। उसमें सरफहरिस्त रिपब्लिक ऑफ इंडिया का या भारत का पासपोर्ट भी शामिल है। तो इलेक्शन कमीशन एसआईआर के प्रोसेस के दरमियान उसे एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानने के लिए तैयार है, लेकिन ये भी तैयारी कर लीजिएगा 1 जुलाई से पहले जिनके पास पासपोर्ट है वो एज इट इज चल रहा है, मगर 1 जुलाई के बाद फीस 2500 रुपये होगी और तत्काल के लिए 5000 रुपये। और इसी कैटेगरी में जो ऑलरेडी 2000 से 3500 के दरमियान देते हैं या 4000 मौजूदा वक्त में तकरीबन पड़ जाता है ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस से, वो 6 तक बाद में जा सकता है रूल्स में 1 जुलाई की तब्दीली के बाद। चलिए, बात पासपोर्ट के हवाले से हो रही है। 1 जुलाई से फीस में इजाफा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिटीजनशिप का आधार नहीं है। आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं और बात मंशियात की करते हैं। और मंशियात के खिलाफ मरकज़ी हुकूमत का सख्त मौक़िफ़ बरकरार है और इस पर वज़ीर दाखिला अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने 3 रुकनी हिकमत अमली का इशारा दिया है। डिटेक्ट, डिसरप्ट और डिस्ट्रॉय हिकमत अमली पर अमल करने की हिदायत दी गई है कि मंशियात के खिलाफ इसे पहले डिटेक्ट किया जाएगा, डिसरप्ट और फिर डिस्ट्रॉय किया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ 3 नुकाती हिकमत अमली का ऐलान करते हुए कहा कि हुकूमत NDPS एक्ट में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए भी असर नौ उसका जायजा ले रही है। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर के 10वें आला सतही इजलास से खिताब करते हुए रियासतों से कानून में तरमीम के लिए तजावीज़ तलब की है और कहा कि मंशा फरोश के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाइयाँ जारी रहेगी, जबकि जो मंशियात से मुतासरा लोग हैं उनके साथ हमदर्दाना रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि 2014 से 2026 के दौरान 1 करोड़ 18 लाख किलोग्राम हुई मंशियात जब्त की गई, जिनकी मालियत तकरीबन 1,83,000 करोड़ रुपये है। इस मौके पर उन्होंने जम्मू में और गुवाहाटी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए जोनल का भी कल उन्होंने इफ्तिताह किया। 2 दफ्तरों का इफ्तिताह हुआ है, लेकिन स्टेट्स और मरकज मिलकर काम करेंगे, जिसमें वज़ीर दाखिला के मुताबिक सिविल सोसाइटी का अपना रोल है, मगर इदारों को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को या फिर जो एजेंसीज हैं उन्हें डिटेक्ट, डिसरप्ट और डिस्ट्रॉय का एक ये कह लीजिएगा कि एक तरह का मंत्र बताया गया है। और NDPS कानून के तहत इतलात के मुताबिक हुकूमत आइंदा दिनों में इसको मजीद सख्त करने पर गौर व खौज कर रही है। शायद इस पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। दाखिला वजीर ने यह भी साफ कर दिया कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं, मंशियात के जो आदी अफराद हैं, उनके साथ बड़ा नर्म रवैया रखा जाए, लेकिन जो इनको इस तरफ ले जाने का काम करते हैं उन्हें किसी सूरत में ना बख्शा जाए। रिकॉर्ड की मीटिंग के दौरान चंद ख्यालात का इजहार उन्होंने किया।
मैं आज सभी देश के सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को, चीफ सेक्रेटरियों को और यहां उपस्थित सभी सचिवों को ये कहना चाहता हूं कि संयोग का विषय है कि आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय प्राप्त करेंगे। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए। ये लड़ाई कोई एक विभाग, कोई एक राज्य, कोई एक सरकार, कोई एक व्यक्ति लड़ ही नहीं सकता। इसके लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा और सभी सरकारों में सभी विभागों को एक मंच पर आना होगा। जनता को गाइड करने वाले, प्रेरित करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा। देश का भविष्य तय करने वाले युवाओं को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते। मित्रों, किसी भी समय दाखिला अमित शाह बात कर रहे थे। रियासती पुलिस के जो सरबराहान हैं और इसके अलावा चीफ सेक्रेटरीज हैं, मकामी सतह पर इंतजामिया काम करती हैं, हम आहंगी को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। लेकिन बात जरा हुकूमत के एक और फैसले की और उसके बाद जम्मू कश्मीर में हुकूमती इदारों या जिम्मेदारान के फैसले की तरफ आएंगे। पिछले दिनों आप सबको याद होगा कि खांसी की दवाओं का गलत इस्तेमाल ना हो। 15 से 16 ऐसे अद्वियात की फिर एक फहरिस्त आई कि ये दवाएं आपको कैसे लेनी है, किन पर बैन लगाया गया, कुछ पर पाबंदियां और खांसी की दवाओं को लेकर कहा गया कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या पर्ची के बगैर किसी को भी अपनी मर्जी से बेनाड्रिल समेत मुतअद्दिद ऐसे दवाएं थी, सिरप्स थे, वो नहीं दिए जाएंगे। लेकिन अब जाकर सरकार ने एक और सख्त फैसला लिया है कि जो एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल हो रहा, अद्वियात की निगरानी सख्त हो सके, इस बात को यकीनी बनाने के लिए अद्वियात की पैकिंग पर QR कोड जरूरी होगा। इस बात को यकीनी बनाने पर इदारों पर जोर दिया है। सप्लाई चेन मजबूत बनाने के लिए भी सरकार ने नया निजाम मुतारिफ करा दिया है। जुलाई 2027 से अगले साल मरहलावार नफाज हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक काम शुरू किया जाएगा। भारत सरकार की दवासाजी से मुतालिक जो सप्लाई चेन है, इसकी क्वालिटी, इसकी सिक्योरिटी और सालमियत को मजबूत बनाने की तरफ ये बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से शेड्यूल H2 के दायरा कार को बढ़ाते हुए QR कोड पर मबनी ट्रैक एंड ट्रेस फ्रेमवर्क को अद्वियात की इजाफी जुमरों में लाने के लिए ड्रग्स रूल 1945 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी किया है, अमेंडमेंट की गई है। तरमीम शुदा जो दफात हैं उनके तहत तमाम वैक्सीन, एंटी माइक्रोबियल, इसके अलावा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस या NDPS एक्ट 1985 के तहत आने वाली जो नशा आवर और दिमागी असरात मुरतब करने वाली जो दवाइयां हैं, मेडिसिन हैं, और कैंसर के इलाज की तमाम जो दवाइयां हैं, इनके जो कोडर जो रूल्स हैं, जो ड्रग्स रूल्स हैं 1945, उसके शेड्यूल H2 में शामिल किया गया है। इस तरमीम के बाद क्या होगा? इन अद्वियात के फॉर्मुलेशन तैयार करने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, उनके लिए यह लाजिम करार दिया गया है कि वो प्रोडक्ट की बुनियाद पर बारकोड या QR कोड रिस्पॉन्स या QR कोड प्रिंट जिसको आप कहते हैं वो करेंगे, इस पर चस्पा करेंगे। जहां जगह नाकाफी होगी वहां सानवी पैकेजिंग पर इसे लगाया जाएगा। इसे QR कोड में ऐसी मालूमात महफूज होंगी जिस तक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के जरिए रसाई हासिल की जा सकेगी, ताकि पूरी सप्लाई चेन में प्रोडक्ट की तस्दीक और पड़ताल या जांच की जाए, यह आसान बनाया जाएगा। QR कोड में प्रोडक्ट की अहम मालूमात यानी प्रोडक्ट का मुनफरिद शनाख्ती कोड, इसके अलावा जेक्स और ब्रांड का नाम, मैन्युफैक्चरर जो तैयार करने वाले लोग हैं, कंपनियां हैं, उसका नाम, उसका पता, बैच नंबर, तैयारी और मियाद खत्म होने तक की तारीखें, यानी अगर एक्सपायरी है तो वो सारी चीजें, बजाय इसके कि आप ऊपर लिखें QR कोड के जरिए आसान बनाने के लिए कहा गया है। और मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर जहां जरूरी हो वहां अज्जाए तरकीबी की तफसीलात भी शामिल होंगी, यानी दवा के बनने से लेकर दवा के इस्तेमाल करने तक सारी मालूमात। और फिर जहां से दवा बनी है, क्या वो वैलिड थे, लीगल थे, कानूनी तौर पर उनके पास इजाजत थी या नहीं, ये बताने और पूछने की कोशिश की गई है। तो QR कोड का एक निजाम होगा जिस पर एक स्कैन पर सारी मालूमात आपके सामने आ जाएंगी।
ये सरकार की उन 16 दवाओं पर पाबंदी के बाद नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं। लेकिन अब आपको जरूर बताएंगे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS सुब्रमण्यम साहब जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और जम्मू के बाद आज वादी कश्मीर पहली बार 2 से 3 दिन पहले, 4 संभालने के बाद ठीक एक हफ्ते बाद वो जम्मू कश्मीर पहुंच गए। जहूर बिल्कुल बात जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत-ए-हाल के हवाले से करेंगे और बड़ी खबर ये कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपना CDS का ओहदा संभालने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले दौरे पर है, जहाँ उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ खासकर जो सरहदी इलाके हैं उनका दौरा किया है, सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल NS राजा सुब्रमण्यम ने ओहदा संभालने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा करते हुए उधमपुर में नादर्न कमांड हेडक्वार्टर और नगरोटा में 16 कोर हेडक्वार्टर और राजौरी पूंछ के अगली मोर्चों का भी उन्होंने दौरा किया, जहाँ उन्हें इंसदादी, दहशतगर्दी कार्रवाइयों और आइंदा जो खास अमरनाथ यात्रा है उसके सिक्योरिटी इंतजाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अच्छा, एक चीज और भी कंफर्म करते चले, चूंकि साथ में जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, वो भी लद्दाख के दौरे पर हैं। फॉरवर्ड पोस्ट का उन्होंने दौरा किया है, जवानों से मुलाकात हुई है, मजहबी मकामात का दौरा किया है। LG लद्दाख VK सक्सेना से मुलाकात की तस्वीर हम साथ साथ दिखा रहे हैं और वज़ीर ममलिकत दिफा सेठ साहब भी जो लद्दाख के दौरे पर हैं। तो ये तीनों अहम शख्सियात के दौरे एक साथ हैं, लेकिन खास दौरा CDS का जो ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठने के बाद या जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर आए हैं। इधर दूसरी तरफ आर्मी चीफ भी सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल, 3 अहम शख्सियात इस वक्त जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर है। CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी चीफ और जो मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दिफा संजय सेठ वो भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर है। लेकिन आज का दिन भी काफ़ी अहम है क्योंकि आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्रीनगर में 15 कोर हेडक्वार्टर और वादी के सरहदी इलाकों का भी जायजा लेंगे। इधर वज़ीर ममलिकत बराए दिफा संजय सेठ 3 रोज़ा दौरे पर लेह में मौजूद है और सियाचिन ग्लेशियर समेत LAC पर तैनात फौजियों की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है, उनकी हौसला अफजाई की और उनसे मुलाकात की है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मशरक़ी लद्दाख में LAC की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो VK सक्सेना हैं लद्दाख के, उनसे मुलाकात करके सिविल फौजी ताउन, अग्निवीरों की दोबारा तैनाती और खित्ते में अमन और इस्तेकाम से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। तो ये दौरा काफ़ी अहम है, काफ़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि 3 अहम शख्सियत खासकर सलामती सूरत-ए-हाल से वो इस वक्त जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर है और इन दौरों को काफ़ी अहम माना जा रहा है। खासकर जो सरहदी इलाके हैं उनका दौरा लिया जा रहा है और साथ ही साथ क्योंकि अमरनाथ यात्रा है उससे पहले ही सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का भी जायजा लिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात जब सलामती सूरत-ए-हाल के हवाले से करते हैं तो बात शहर श्रीनगर की भी करते हैं और शहर श्रीनगर में बड़ा मंसूबा स्मार्ट सिटी का मंसूबा। लेकिन चंद दिन पहले हमने देखा कि जब चंद घंटों की बारिश ही हुई तो पूरा जो इलाका था खासकर शहर श्रीनगर का या स्मार्ट सिटी वो ज़ेर आब आ गई, जिस पर फिर सवालात उठना शुरू हुए। लेकिन बड़ी खबर ये कि अब जो ये स्मार्ट सिटी मंसूबा है इसकी तहकीकात कराई जाएगी, इसका ऑडिट कराया जाएगा और काबीना ने भी इस अहम फैसले को मंजूरी दे दी है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी मंसूबे का आज़ादना थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का फैसला लिया गया है। काबीना इजलास में ऑडिट को मंजूरी दे दी गई है और खासकर मंसूबे के अखराजात से लेकर मयार की जांच होगी। पानी जमा होने, ट्रैफिक और पार्किंग मसाइल पर अवामी तशवीश के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है और श्रीनगर स्मार्ट सिटी मंसूबे के कामों का आज़ादना थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में मुनक़दा जो काबीना इजलास कुछ दिन पहले हुआ, इस मंसूबे के अखराजात, तामीराती मयार, ठेकेदारों की कारकर्दगी, मंसूबों की तकमील और अवामी फंड्स के इस्तेमाल का तफसीली जायजा लेने के लिए काबीना ने इसे मंजूरी दे दी है और हुकूमत का मानना है कि ऑडिट के जरिए मालूम किया जाएगा कि मंसूबे के तहत किए गए वादों के मुताबिक काम हुआ या नहीं, या किस अफसर की सरबराही में ये काम हुआ, किस मयार के मुताबिक ये काम हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ पर हुआ, इस तमाम का जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब शहर में बार बार पानी जमा होने, ट्रैफिक जाम, पार्किंग मसाइल और जारी जो तामीराती सरगर्मी पर अवामी तनकीद के पेश नज़र इस फैसले को काफ़ी अहम दिया जा रहा है। आपको याद होगा कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बाज़ मामला पहले ही इंसदाद बदनवानी ब्यूरो ACB की तहकीकात के दायरे में हैं, लेकिन अब हुकूमत ने भी इस पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ऑडिट कराने का श्रीनगर आपको ले चलते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं।
इशफाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत एक काफ़ी लंबे अरसे से सवालात पूछे जा रहे थे और साल 2016-17 के बाद जब इस मंसूबे पर मुख्तलिफ मराहिल में काम शुरू हुआ तो एक एक मरला जैसे जैसे मुकम्मल हो रहा था सवालात भी साथ साथ पूछे जा रहे थे। काम सिर्फ बात यहाँ ड्रेनेज के अबतर निज़ाम की नहीं है, बल्कि सड़कों के चौड़ीकरण के दौरान या उनको काम करने के दौरान सड़कों को तंग करना, रास्तों को काट देना और एक ऐसा प्लान तरतीब देना जिससे कोई भी मुतमईन नहीं था और खुद अफसरान भी आपस में इस बात पर इत्तफाक नहीं कर रहे थे कि मंसूबा इस तरह का हो। शुरुआती रिपोर्ट्स इस तरह की आई। अब जब हुकूमत मंसूबे का आज़ादाना थर्ड पार्टी ऑडिट करना चाह रही है, यूनियन टेरिटरी के अंदर दोहरा निज़ाम भी है, तो कैसे इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई भी हो और तहकीकात आखिरी मरहले में भी दाखिल हो जाए? देखिए आसिफ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्मार्ट सिटी शहर को जज्बे नजर खूबसूरत बनाने का मंसूबा था, लेकिन शहर क्या खूबसूरत बना, एक बड़ा सवाल ये पैदा हुआ। सिर्फ आप लाल चौक और पोलो ग्राउंड के आसपास को देखेंगे तो बज़ाहिर आपको वो बड़ा खूबसूरत दिखेगा। कोशिशें की गई कि इसको जज्बे नजर बनाया जाए, लेकिन शहर सिर्फ पोलो ग्राउंड और लाल चौक का एरिया नहीं है। शहर आपका प्रकदीम शहर है, डाउनटाउन का एरिया है, अपर टाउन का एरिया है, डल लेक का एरिया है। और ये तबाही जो यहाँ वादी कश्मीर के श्रीनगर शहर के अंदर मची हुई है, इस पर बहुत पहले से सवाल थे। जिस तरीके से अभी हमारे को एंकर ज़हूर भी बता रहे थे कि जिस दिन इस मंसूबे को हाथ में लिया गया तब से ही सवाल थे। और फिर इन सवालों के बीच जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने साल 2026 में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि देखिए माली बेज़ाब्तियां इसमें हुई हैं, तो एक और सवाल उठा। फिर जब आप साबिका अफसर जो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर चुके हैं, चाहे वो R&B में रह चुके हैं, चाहे वो प्लानिंग डिपार्टमेंट में रह चुके हैं या टाउन एरियाज में रह चुके हैं, वो पहले दिन से ही सवाल उठाते हुए नजर आए। क्योंकि आजादाना इजहार राय का बहुत कदगने हैं, बहुत सी खुलकर बातें नहीं आ पाती हैं, लेकिन तब भी उन्होंने अपनी अपनी बातें जो है वो सामने रखी और उसके बाद ये मामला खटाई में पड़ा। कोई ज्यादा इसमें हलचल हुई नहीं क्योंकि इंसदाद दहशत, ये जो इंसदाद रिश्वत सतानी का मामला है, एंटी करप्शन का जो मामला है, वो बज़ाहिर दाखिला वजारत के पास है और दाखिला वज़ारत लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब देख रहे थे और ये मामला वहां पर दर्ज होकर कहां पर पहुंचा है अभी तक किसी को नहीं पता है। लेकिन जब अवामी हुकूमत आई तो उनके सामने ये संगीन मामला था। अगर आज के दिन आप शहर श्रीनगर में लाल चौक से डलगेट की ओर जाना चाहते हैं, जहां पर सिर्फ 8 से 9 मिनट या 10 मिनट का रास्ता था, वहां पर आज आपको 25, 30, 35 मिनट लगते हैं और पीक आवर्स में उससे भी ज्यादा टाइम लगता है। डाइवर्शंस कहां पर है, किसने कहां पर बंद किया है, किसी को कोई चीज पता नहीं है। SMH अस्पताल जो सबसे बड़ा अस्पताल श्रीनगर शहर का है, वहां की ओर जाने वाले रास्तों पूरे चौक रहते हैं क्योंकि रास्ते छोटे किए गए, पेडेस्ट्रियन रोड्स बनाई गई, लेकिन वो काबिल आम दरख्त नहीं है। इसी तरीके से सोरा रोड पर आप जाएंगे जो टेरिशरी एक बड़ा अस्पताल है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां पर सबसे ज्यादा रश रहता है, तो सूरत हाल इंतहाई खराब है और जो स्मार्ट सिटी का नक्शा था वो सवाल बनते हुए नजर आ रहा है। यही वजह है कि हुकूमत के पास जब यह मामला चला गया तो हुकूमत ने एक बड़ा फैसला ये लिया कि इसकी आजादाना तहकीकात हो, थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी का मतलब ही ये है कि जनाब हम देखें कि जो मंसूबा बनाया गया, जिन लोगों ने मंसूबे बनाए, क्या उनको जम्मू कश्मीर और वादी कश्मीर की टोपोग्राफी के बारे में पता था? उनको शहर श्रीनगर के जो लवाजमात है क्या वो पता थे? शहर श्रीनगर की आबादी, शहर श्रीनगर के मौसम, शहर श्रीनगर आइंदा 20 साल और 30 साल के दौरान कितना वसी हो सकता है, आबादी कितनी बढ़ सकती है, उसका कोई ख्याल रखा गया था? एक तो ये है। दूसरी बड़ी बात जो इस आजादाना तहकीकात के अंदर होगी वो ये होगी, थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये होगी कि जो फराख दिलाना इमदाद मरकजी हुकूमत की तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए दी गई थी, क्या वो पूरी तरह से नाफिजुल अमल हुई, क्या वो 100% ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट हुई या नहीं, इसका भी एक जायजा लिया जाएगा। क्योंकि ये इनपुट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और उसके बाद मुझे यकीन है कि अगर ये इनपुट स्टेट गवर्नमेंट के पास आया और ये सही तरीके से उसी तरीके से आया जिस तरीके से अवाम, ठेकेदारान और दीगर लोग लगातार शिकायतें कर रही हैं, तो जरूर लेफ्टिनेंट गवर्नर को वो बाद में एक सिफारिश के तौर पर भेजी जाएगी, एक काबीना फैसले के तहत भेजी जाएगी, जिसके बाद देखा जाएगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उस पर क्या कुछ करते हैं। लेकिन एक इन्वेस्टिगेटिव पार्ट
जो होगा, जो ऑडिट पार्ट होगा वो शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या अफसरों पर गाज गिरेगी, नहीं गिरेगी, ये थर्ड पार्ट होगा, क्योंकि पहले ये इन्वेस्टिगेशन चलेगी। अब ये कब शुरू होगी, कितने दिनों में ये कंप्लीट होगी, पहले उस पर हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। उसके बाद काबीना के पास ये रिपोर्ट जाएगी, काबीना उसको कैसे वेट करती है, नहीं करती है। अब आवाज सिर्फ श्रीनगर शहर की नहीं है, बल्कि थोड़ी देर पहले ये भी खबर आई कि जम्मू स्मार्ट सिटी को लेकर भी इसी तरीके के सवालात हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेकर सवालात है, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेकर सवालात उठ रहे हैं कि जिस तरीके से एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क किया गया जी, वो एज पर द सेट नॉर्म्स और क्राइटेरिया नहीं है। शायद श्रीनगर के साथ साथ जम्मू स्मार्ट सिटी पर भी इसी तरीके की आजादाना तहकीकात हो सकती है। हमारे जराया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर है, हमारे जराया जो उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट के अंदर है, वो इस बात का इशारा कर चुके हैं आज सुबह ही। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ थे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने बिलाखिर, अब सवालात तो अपने एमएलएज भी, वुज़रा भी पूछ रहे थे, और कई जो अफसरान इस प्रोजेक्ट के आसपास वो भी हमें बताते हैं, इन 6-7 सालों में हमें ऐसे इनपुट्स मिले कि ये सिर्फ बताने और दिखाने की कोशिश की गई स्मार्ट सिटी है, चीज़ें बदली हैं, लेकिन लाल चौक से बाहर इंतजामिया भी नहीं निकल सकी, वहीं से हरी झंडी दिखाई जाती रही। जब दाएं बाएं आप मूवमेंट करते हैं तो यहाँ तक के 2 दिन पहले ज़हूर हमें एक टूरिस्ट की बात देखने और सुनने को मिली। उसने कहा कि मैंने इंडिया के तकरीबन 22 से 24 स्टेट्स में मुझे जाने का मौका मिला, जो एज ए टूरिस्ट कश्मीर आया था, बदतरीन ट्रैफिक जाम उसने शहर श्रीनगर में देखा है। तो आप अंदाज़ा लगाइएगा कि फीडबैक क्या है। ये तो एक पार्ट है, लेकिन इसके अलावा जो कंक्रीट एविडेंसेस हैं, फिर माली बेज़ाब्तियाँ या जो अनियमितताएं हुई, इरेगुलरिटीज हुई, जिसकी तस्दीक खुद अथॉरिटीज वक्तन फक्तन करती रही। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से 2 साल पहले खुलासा हुआ, बाद में वो रिपोर्ट किधर गई वो भी पता नहीं चली। वैसी कोई तहकीकात ना हो, हम उससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्लस एमएलएज भी अपने जब सवाल पूछ रहे हैं, उनके एरियाज भी हैं, उनका फीडबैक, बाकी लोगों का, वार्ड मेंबर्स का, वो तमाम लोग जो यूएलबी के साथ जुड़े रहे, इसके आसपास काम करते रहे, तो सबका डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा थोड़ा रोल है। लेकिन सरकार ने आज़ादाना तहकीकात का हुक्म दे दिया है। होपफुली अच्छा रिजल्ट आए, और मुतमईन भी लोग तब इस पर होंगे जब जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई हो। अपने अपने लोगों को बचाने के लिए कोई इस तरह का इकदाम ना हो जिस पर बाद में तहकीकात महज आपको पर्चे पर नजर आए और रिपोर्ट्स गायब हो जाएं, तब जब अफसरान इस घेरे में आए। ये बड़ा मुश्किल कई बार रहा है जम्मू कश्मीर में। बहरहाल इस बार अल्लाह करे चीज़ें अवाम के सामने आएँ और जो सच्चाई है वो भी पता चले। बाकी क्या चीज़ें वो दिखाने के लिए काफ़ी हैं। ये मेरे ख्याल से 48 घंटे पहले की तस्वीरें ज़रूर कि सिर्फ 40 से 45 मिनट की बरसात से स्मार्ट शहर की हालत क्या होती है वो बताने के लिए काफ़ी। और यही हालात जम्मू में भी, जहां चंद लाइटों और चंद गमले या मुख्तलिफ जगहों पर फूल लगाने को स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया, लेकिन शहर के अंदर ट्रैफिक कंजेशन, शहर के अंदर साफ सफाई का निज़ाम, शहर के अंदर वो काम जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड को करने थे, उस पर सवालिया निशान अब भी बरकरार है। इसलिए जम्मू के अंदर भी तहकीकात का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। अब आगे बढ़ेंगे। सरकारी इदारों की रिपोर्ट्स या कारकर्दगी की जब बात हो रही है तो एक और बड़े इदारे को झटका लगा है, और ये जम्मू कश्मीर की और लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट से झटका मिला है उस इदारे को जो पेरेंट्स पर एक बोझ बनने का काम कर रहा था। जेके बोस के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, और जेके बोस की जो निसाब मुकर्रर करने का जो इख्तियार है वो तो दिया गया है, लेकिन जो फीस वाला मामला था उस पर थोड़ी सी अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। निजी स्कूलों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जो एक तरह से बोझ बन रहे थे पेरेंट्स पर। कई जगहों पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ शिकायतें मौसूल हुई, किताबों वाले मसले पर, टेक्स्ट बुक्स वाले मसले पर। उस पर एक अच्छी खबर जेके बोस के हक में, लेकिन निजी स्कूल जो इसी इंस्टीट्यूशन का, सरकारी इदारे का हिस्सा है, एजुकेशन सिस्टम को चलाते हैं, उनके लिए ये बुरी खबर है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में जब ये फैसला सुनाया गया तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जेके बोस को कहा गया कि उसे इस बात का इख्तियार है, जो इख्तियार पहले थे वो बरकरार रखे गए, कंटिन्यू किए गए हैं, जिसके तहत बोर्ड अपने से मुंसलिक या उनसे अटैच जो तमाम स्कूल है, निसाबी किताबें या जो सिलेबस है उसकी किताबें तजवीज़ कर सकता है। यानी बच्चा कौन सी किताब पढ़ेगा ये जेके बोस बता सकता था, बता सकता है और बता सकता रहेगा अदालत के मुताबिक। जबकि अदालत ने जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल्स यूनाइटेड फ्रंट की अपील मुस्तरद करते हुए ये वाज़ेह कर दिया है कि जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं रजाकाराना तौर पर जेके बोस से इल्हाक हासिल करते हैं और वो बोर्ड की जो मुकर्रर करदा निसाबी किताबें हैं, निसाब हैं, कवायद में अमल करने के लिए पाबंद होंगे जेके बोस के मुताबिक। फिर डिवीजन बेंच ने यह भी साफ कर दिया कि बोर्ड को कानून के तहत सिलेबस या निसाब
और जो दरसी किताबें हैं मुकर्रर करने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। इसी इख्तियार के तहत 6ठी से 8वीं जमात तक बोर्ड की शाया करदा किताबों को लाजमी करार दिया गया है। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया है कि बोर्ड के ऑर्डर्स मनमानी या आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी नहीं है, बल्कि उनका मकसद पूरे जम्मू कश्मीर में यकसा, मयारी और बेहतर तालीम को फरोग देना है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया कि तालीमी पॉलिसियों से मुतल्लिक जो मामलात हैं बुनियादी तौर पर माहिर इदारे या रेगुलेटरी जो बॉडीज हैं उनके दायरा अख्तियार में आते हैं। इसलिए अदालत सिर्फ इसी सूरत में मुदाखलत करेगी जब कोई पॉलिसी वाज़ेह तौर पर गैर कानूनी या गैर माकूल या इम्तियाजी होगी। जहां बोस पर सवाल पूछा जाना चाहिए वो होगा, लेकिन यहाँ बोस को सही ठहराया गया। फैसले के साथ ही अदालत ने लास्ट में ये वाज़ेह कर दिया है कि जेके बोस से मुंसलिक तमाम स्कूल बोर्ड के मुकर्ररा जो निसाबी किताबें हैं उन किताबों का इस्तेमाल करने के पाबंद होंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूल अपनी मर्जी से किताबें चेंज कराने पर या करने पर मजबूर होंगे। इस बात की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। चलिए 9:23 हुआ, चाहते हैं यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस बार बात अमरनाथ यात्रा के हवाले से करेंगे और भी कई अहम मामलात है जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है और कुछ आपकी शिकायतें हैं वो भी आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके देख रहे हैं आप। दूसरे और आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं। यहाँ से खबरों को देंगे रफ्तार और फटाफट से कुछ बड़ी और अहम खबरें वो आपके सामने रखेंगे। बात अमरनाथ यात्रा की करेंगे क्योंकि अमरनाथ यात्रा की आमद है। 3 जुलाई से शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले ही पूजा का एहतमाम किया जाएगा। और आपको बता दें कि 1 जुलाई को 29 जून को पूजा का एहतमाम होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुसूसी पूजा में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ जो इंतजामात है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां आखिरी मरहले में है। बालताल रास्ता मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका है। चंदनवाड़ी का रास्ता भी आइंदा 2 दिनों में बहाल किया जाएगा। और 29 जून को अहम दिन होगा क्योंकि 29 जून को प्रथम पूजा का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा शिरकत करेंगे। फिर 3 जुलाई से बाज़ाब्ता तौर पर भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर बाबा बर्फानी की तरफ उन्हें रवाना करेंगे। और लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि बालतल से मुकद्दस गार तक का रास्ता जो है वो मुकम्मल तौर पर काबिल इस्तेमाल है, जबकि जो पहलगाम रास्ता यानी चंदनवाड़ी का रास्ता है वहाँ पर भी महागणेश टॉप के मकाम पर बर्फ हटाने का काम जारी है। और आइंदा 2 से 3 दिन में इसे भी यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। 29 जून को लेफ्टिनेंट गवर्नर और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास वो इख्तियार भी है, रिवायती जो प्रथम पूजा है वो अदा करेंगे। और इस साल अब तक 4 लाख से ज़ायद यात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। यात्रा के लिए 4 सतही सिक्योरिटी इंतजाम से लेकर बेस अस्पताल, यात्री निवास और जो मुख्तलिफ यात्रा रूट है वहाँ पर भी लगातार सिक्योरिटी को भी सख्त किया जा रहा है। कश्मीर ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलीम वानी हमारे साथ हैं। सलीम, 2 चीज़ें कंफर्म करके बताइएगा। एक, अमरनाथ यात्रा के हवाले से जो बालतल वाला रास्ता है और चंदनवाड़ी, दोनों रास्तों की खबर है कि थोड़ा सा काम रह गया है, बालतल वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट है। प्लस 29 जून को यानी परसों का दिन चुना गया है, प्रथम पूजा होगी। किन किन शख्सियात की शिरकत इस इब्तदाई पूजा में होनी है? देखो आसिफ, जो आपने कहा कि 2 रूट्स है, एक अनंतनाग वाला रूट है, एक बालताल वाला रूट है। बालताल वाला रूट जो है इसको 10 दिन पहले वो हरी झंडी दिखाई थी, क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो इस दोनों तरफ से जो ट्रैक को लुक आफ्टर करते हैं, अभी जो अनंतनाग वाला रूट है उसमें 2 से 3 दिन लगेंगे जो ट्रैक में जो बर्फ हटाने का काम, क्योंकि इस पिछली बार काफी बर्फ भी गिरी थी तो उसकी वजह से ये चल। लेकिन बालताल वाला रूट रेडी है। उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे सूबाई इंतजामिया हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनकी निगरानी में पूरी तरह से मॉनिटरिंग भी है और रूट भी तैयार है। और अगर जो आपने कहा कि एलजी मनोज सिन्हा को, जिसकी आज भी ये थी कि वो शायद बालताल को विजिट करेंगे, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया। वो 29 को आप जो वहां पे पूजा होगी उसमें वो शिरकत करेंगे, जिसमें काफी सारे लोग, शाइन बोर्ड के जो आला अहदेदार है वो वहां पे रहेंगे। उसके बाद जो सीनियर ऑफिशियल्स है या सीनियर वो लीडर्स है वो भी शायद इसमें शिरकत करेंगे। और पहले 29 को एलजी मनोज सिन्हा बालताल के रूट से ऊपर जाएंगे, देखेंगे, ट्रैक को भी देखेंगे और उसमें एक मीटिंग भी जायजा लेंगे, रिव्यू मीटिंग लेंगे फाइनल अरेंजमेंट से। तो इस तरह से बालताल वाला रूट तैयार है। अब इस लम्हे का इंतजार है 3 जुलाई जो वेलकम के लिए यात्री कश्मीर के लोग माजी की तरह जो मेहमान नवाजी की है, उसी दिन का इंतजार है। बालताल वाला रूट तैयार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सलीम वानी कश्मीर ब्यूरो हमारे साथ थे, बता रहे थे कि तैयारियां दोनों तरफ क्या हैं। एक तो ये एकदम, लेकिन दूसरी तरफ चूंकि मौसम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिस हिसाब का मौसम रहेगा उस हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। और इस बार भी अथॉरिटीज़ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तो 2 खबरें आपको बैक टू बैक के 3 जुलाई को यात्रा शुरू होनी है, लेकिन 3 जुलाई तक मजीद बारिशें होंगी, एक ये पेशन गोई। और साथ में ज़रूर आपको ये भी बताएंगे कि यात्रा के हवाले से मॉनिटरिंग वेदर की सही हो, 24 घंटे ऐसा निज़ाम कायम किया गया है और 50 के करीब रेस्क्यू टीमें भी तैयार रखी गई हैं। बिल्कुल, बात मौसम की करेंगे तो आपको बता दें कि मौसम के हवाले से 30 जून तक मौसम जो है ख़राब रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा से लेकर तालाबबारी का इम्कान है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से लेकर गरज चमक, तेज़ हवाओं के साथ साथ बाज़ मकामात पर तालाबबारी के बायस मौसम जो है ख़राब रहने का इम्कान है। जबकि महकमा मौसमियात ने 30 जून से 3 जुलाई तक, ये अहम तारीख है क्योंकि 3 जुलाई से फिर यात्रा शुरुआत होगी, लेकिन महकमा मौसमियात ने 30 जून से 3 जुलाई तक पूरे यूटी में हल्की से दरमियानी बारिश और गरज चमक के साथ वसी पैमाने पर बारिश की पेशेनगोई की है। खास तौर पर श्रीनगर, शुमाली कश्मीर का जिला कुपवाड़ा, बारामुल्ला, सोपोर, गांदरबल, बांडीपोरा, इधर पीर पंजाल, पुंछ, राजौर और किश्तवाड़ समेत कई इलाकों में बारिश हो सकती है। जबकि महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि शदीद बारिश
बारिश के बायस बास मकामात पर फ्लश फ्लड से लेकर लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तोदे गिरने का खतरा है। इसलिए अवाम, सयाहों और अमरनाथ यात्रियों को नदी नालों, कमजोर ढांचों और हसास इलाकों से दूर रहने और सरकारी हिदायत पर अमल करने की तलकीन दी गई है, क्योंकि मौसम में तब्दीली का इम्कान है और 30 से लेकर फिर 3 जुलाई तक का मुतअद्दिद मकामात पर मौसम जो है वो ख़राब रह सकता है, जिस दौरान फ्लश फ्लड से लेकर सालाबारी जो है वो हो सकती है। और इस हवाले से पहले ही लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। बात जब मौसम के हवाले से हो रही है तो बात यात्रा की भी करते हैं, क्योंकि ये मौसम के हवाले से इस बार तैयारियां कर ली गई है कि अगर मौसम ख़राब भी रहे लेकिन अमरनाथ यात्रियों को किसी किस्म की दुश्वारियों का सामना, ख़राब मौसम के बावजूद भी किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, इस बार नया निज़ाम इसके लिए लाया गया है। और अमरनाथ यात्रा के लिए 24 घंटे मौसम की निगरानी का खुसूसी निज़ाम इस बार कायम कर दिया गया है। इसके लिए 4 डेवलपर रेडार, 45 रेस्क्यू टीमें और डिजिटल अलर्ट सिस्टम तैनात कर दिया गया है। बादल फटने से लेकर लैंडस्लाइडिंग और ख़राब मौसम से निपटने के लिए पेशगी इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए हैं। सालाना अमरनाथ यात्रा की पुरअमन और महफूज इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मौसम की 24 घंटे निगरानी और हंगामी इमदाद निज़ाम को मज़ीद मजबूत बना दिया है, क्योंकि हमने देखा है कि माजी में भी अगर नुकसान हुआ है यात्रियों का तो वो मौसम की वजह से हुआ है, लेकिन इस बार मौसम भी कोई रुकावट पैदा ना करे उसके लिए 24 घंटे निगरानी सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। यात्रा के दोनों रास्तों पर बालतल साइड से भी और चंदनवारी साइड से भी 4 डेवलपर वेदर रेडार नस्ब किए गए हैं, जबकि 25 अहम मकामात पर 45 खुसूसी माउंटेन रेस्क्यू टीमें तैनात की गई है। इंतजामी के मुताबिक जदीद डिजिटल अलर्ट सिस्टम के जरिए खराब मौसम, बादल फटने, लैंडस्लाइडिंग और दीगर खतरात से मुतल्लिक बरवकत इतलात फराहम की जाएगी। यानी पेशगी इतला पहले ही यात्रियों तक पहुँच जाएगी कि मौसम खराब रहने का या बादल फटने का की वार्निंग है, तो उनसे पहले उन्हें आगाह किया जाएगा। साथ ही साथ NDRF, SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, नीम फौजी दस्ते भी हसास मकामात पर अलर्ट रहेंगे, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी इमदादी कार्रवाई अमल में लाई जा सके और मौसम की वजह से भी इस बार कोई नुकसान ना हो, उस हवाले से पहले ही तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। 3 जुलाई से बाज़ाब्ता तौर पर अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले ही सिक्योरिटी से लेकर दीगर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, ताकि अमरनाथ यात्रा जो 57 रोज़ा यात्रा है खुशखुशबी के साथ मुनक्कद हो सके। चलिए, मौसम का अपडेट ज़हूर ने आपके सामने रखा, लेकिन बदलते मौसम के बीच कहीं गर्मी कहीं बारिश, ये सिलसिला चलता रहेगा वक्फे से। लेकिन जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में आज और कल लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया गया। नया शेड्यूल आया है जिसके मुताबिक बिजली सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, फिर कई जगहों पर 12 बजे तक और कुछ एक मकामात पर दोपहर 2 बजे तक कटेगी। 27 से 30 जून का ये पावर शटडाउन का या लोड शेडिंग का शेड्यूल है और ये जम्मू प्रोविंस के लिए। कश्मीर में इस तरह की KPDCL की तरफ से कोई इतला नहीं दी गई है, लेकिन बढ़ती गर्मी के बीच मुश्किलात कुछ इलाकों में आएंगी। चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन JPDCL जम्मू ने जो इस सिलसिले में जानकारी दी है कि कठुआ, महानपुर, सेवा, HEP, सांबा, बिलावर, घाटी, दयालचक, हीरानगर और मुलक्का इलाके, जबकि रेलवे ट्रैक्शन जो है जो सप्लाई मनवा तक जाती है ये 28 तारीख को कल सुबह 6 बजे से 12 बजे तक मुतासिर रहेगी। पावर सप्लाई आज छात्रू, मुगल मैदान, इसके अलावा इखाला, दक्षिण और आसपास के इलाकों में 27 तारीख को आज सुबह 8 बजे से कटी है और 3 बजे तक फिलहाल बिजली इन इलाकों में नहीं आएगी। इसके अलावा पावर सप्लाई जुडाना, थी, RTIC बसंतपुर, MES लखनपुर और आसपास के इलाकों में कल 28 तारीख को बिजली मुतासिर होगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली कटेगी। पावर सप्लाई बटलबलिया, इंडस्ट्रियल एस्टेट, राठिया, मल्हाड़, इसके अलावा लुधियाना एयरफोर्स इंस्टॉलेशन, शक्ति नगर, धार रोड, इसके अलावा पाइन विला, कलर, हॉस्पिटल, DC ऑफिस और आसपास के इलाकों में आज 27 तारीख को सुबह 6 बजे से बिजली गई है। 10 बजे तक फिलहाल बिजली कट लगेगा, ये कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा शीतली, सिद्रा, बमियाल, MES नगरोटा, PHE शीतली और आसपास के इलाकों में 4 बजे से 6 बजे तक बिजली काटी जाएगी आज दिन को 27 तारीख को। ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू, नरवाल, रेलवे कॉलोनी, छन्नी हिम्मत, मलिक मार्केट, बठिंडी, सुंजवा और आसपास के इलाकों में सुबह 6 बजे बिजली गई है। 10 बजे के बाद लाइट दोबारा से रिस्टोर की जाएगी। बठिंडी, सुंजवा और आसपास के इलाकों में आज सुबह 6 बजे से बिजली गई है।
6:30 बजे के आसपास और 9:30-10 तक बिजली आ जाएगी और बहुत सारे इलाकों में लगता है आ भी गई होगी। फिर सरोड़, गोवाल, पट्टी, बरूदी और आसपास के इलाकों में कल बल्कि आज 27 तारीख को सुबह 6 बजे से 12 बजे तक बिजली मुतासिर रहेगी। और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन JPDCL OM सर्कल कठुआ ने इस सिलसिले में पावर सप्लाई कोलपुर, विजयपुर इंडस्ट्री और आसपास के इलाकों में आज सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक 5 घंटों के लिए बंद रखने की तस्दीक कर दी है। साथ बंदराल और मलक्का इलाकों में भी 28-30 तारीख को बिजली कटेगी। 2 कट्स लगेंगे 7 बजे से लेकर 12 बजे तक। और अंसल, बीरपुर और आसपास के इलाकों में जम्मू में 28 तारीख को कल बिजली कटेगी सुबह 7 बजे से 1 बजे के दरमियान। तो ये पावर स्केड्यूल जो अनाउंसमेंट्स की गई हैं, जिसकी तस्दीक अथॉरिटीज की जानिब से की जा रही है आज, कल और परसों के लिए 27 से 30 जून तक के लिए ये स्केड्यूल है। लेकिन हुकूमत जहां स्केड्यूल जारी करती है, तहकीकात का भी ऑर्डर देती है। कई ऐसे वाकयात हुए जहां पर इंसानी जानों का ज़िया हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कागजों में लिखा जाता है वो सरकार जमीन पर, धरातल पर उतारने में नाकाम रहती है, चीजें भूल जाती है। एक अफसोसनाक वाकया मई के महीने के आगाज के साथ हुआ था बनतलाब जम्मू के अंदर। लेकिन बनतलाब जम्मू में ज़ेरे तामीर पुल का एक हिस्सा टूटने से जिन 3 लोगों की मौत हुई थी, इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन था, हादसा कैसे हुआ, जवाबदेही किसकी है, इस पर अथॉरिटीज अभी तक नाकाम साबित हुई। 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था। आज 2 महीने के बाद अनफॉर्चुनेटली 3 लोगों की जानें गई थी। 2 महीने गुजर गए, लेकिन जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार रिपोर्ट पेश करने में नाकाम साबित हुई। जवाबदेही किसकी है, पारदर्शिता किन कामों में कहां पर कैसे होनी चाहिए, ये बताने में अथॉरिटीज नाकाम साबित हुई है। और 15 दिनों का जब वक्त दिया गया था तो उसमें हमने देखा कि शुरुआती दौर में कुछ ऑफिसर्स को सस्पेंड भी किया गया, जो उस वक्त हमें याद है डिप्टी CM की तरफ से ऑन स्पॉट कार्रवाई की गई, जिम्मेदारान को हटाया गया। और जो कमेटी बनाई गई उसमें इंजीनियरिंग चीफ, सेक्रेटरी टेक्निकल परशोत्तम कुमार और अरित गुप्ता, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पब्लिक वर्क्स R&B सर्कल जम्मू साउथ और राजन मेंगी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD डिवीजन सतवारी, इनको कमेटी का मेंबर बनाया गया। कहा गया कि हादसा क्यों हुआ इसको एग्जामिन किया जाए, जिम्मेदारी किसकी है वो, और ड्यूटी के दौरान अगर कोई लापरवाही, कोई गफलत हुई है तो वो भी बताएं, कार्रवाई क्या होनी है इसकी भी सिफारिश इन लोगों ने करनी थी। 2 अफसरान डिपार्टमेंट के सस्पेंड कर दिए गए थे 1 मई को जब ये इंसिडेंट हुआ, उसके फौरन बाद 3 लोगों की मौत हुई थी। गालिबन सबका ताल्लुक जम्मू कश्मीर के बाहर से था, छत्तीसगढ़ से ज्यादा लोग जो मुतासिर हुए थे। बनतलाब ठाठर का ये पुल बने ना बने, लेकिन पुल बनते बनते जिन लोगों की मौत हुई उसका जिम्मेदार कौन है ये तयन अथॉरिटीज को करना होता है, बताना होता है। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बताया जा सका। शिल्पा शर्मा के पास सीधा चलेंगे। शिल्पा, 15 दिनों में जो रिपोर्ट आनी थी 2 महीने बाद हम डिस्कस कर रहे हैं, रिपोर्ट नहीं आई है, क्या वजूहात, क्या कारण मालूम हुए? देखिए, जम्मू के बनतलाब ठट्ठर ये ब्रिज है जो कोलैप्स हुआ था और 3 लोगों की इसमें जो है मजदूरों की जो है वो मौत हो गई थी। बाकियों को रेस्क्यू किया गया था और वो सही सलामत जो है वो निकाले गए थे, लेकिन इन 3 लोगों को नहीं बचाया गया था। उसके बाद देखिए बड़ी कार्रवाई भी की गई थी जहाँ पे उसी वक्त एक्शन भी लिया गया। कई ऑफिसर्स को जो है वो सस्पेंड भी किया गया और एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई। 3 सदस्य की हाई लेवल कमेटी थी जिन्हें 15 दिन के भीतर जो है वो रिपोर्ट का सबमिट करना था कि क्या कुछ कारण रही है, कि कारणों की वजह से इतना बड़ा हादसा जो है वो पेश आया है। देखिए फिलहाल अगर उसकी रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जो है वो सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन जो सोर्सेज बता रही हैं कि ये रिपोर्ट बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो पब्लिक डोमेन में यानी कि सार्वजनिक करनी चाहिए थी वो रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। देखिए अगर पब्लिक डोमेन में उस रिपोर्ट को लाया जाता है तो आम जनता पे एक भरोसा होगा कि आम जनता भरोसा कर पाएगी कि कार्रवाई हुई है और आगे इसको रोकने के लिए क्या कुछ जो है वो काम किए जा रहे हैं, किस प्रकार से हादसों को रोका जाएगा, उसको लेकर क्या कुछ स्टेप्स जो है वो उठाए गए हैं। तो फिलहाल कोई भी किसी प्रकार का कोई भी सार्वजनिक रिपोर्ट को नहीं किया गया है, लेकिन सोर्सेज बता रही हैं कि रिपोर्ट बनकर जो है वो तैयार हो चुकी है। क्या कारण है इसके पीछे का वो फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट को अभी तक कोई भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो इससे साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं 2 अफसरान की शुरुआती दौर में हमें याद है डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इनिशियल कार्रवाई की थी और उस वक्त 2 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया था, वो सस्पेंशन भी अभी बरकरार है? बिल्कुल, जिस प्रकार से उसी समय जो है वो एक्शन लिया गया था और
सस्पेंड किया गया था। और फिलहाल अब देखिए टाइम जब कार्रवाई की गई थी उसके बाद रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी कहा गया था, लेकिन फिलहाल रिपोर्ट का अभी तक कोई भी इस प्रकार से यानी कि सार्वजनिक नहीं किया गया है कि रिपोर्ट में क्या कार्रवाई की गई है या फिर क्या स्टेप्स जो है वो उठाए गए शिल्पा हैं। शर्मा, क्या हुआ है क्या नहीं ये सरकार से हम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पर कोई जवाब आए, लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे ये हालात ज्यादातर इलाकों में है। बंद तालाब में पुल हादसा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई, जिम्मेदारी किसकी है नहीं, इस पर जवाबदेही तय नहीं हुई। यही हालात बाकी जगहों पर हैं। पिछले दिनों हमने राजौरी की, मेंढर की, पुंछ के 3 ऐसे इमारतें बताई, करोड़ों रुपए खर्च हुए, 9-10 साल बीत गए, कहीं 12 कहीं 15 साल होने लगे, लेकिन वो इमारतें नहीं बनी। मिनी सेक्रेटरीट्स की बात थी। इसी तरह का एक मंसूबा जिसमें डिले प्रोसेस दर्देसर बन रहा है। शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा आपको लिए चलते हैं। हंदवाड़ा में बायोटेक पार्क बनाना था सरकार को, 42.66 करोड़ रुपए का ये मंसूबा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 8 साल गुजरने के बाद भी बायोटेक मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। लेवेंडर फार्मिंग के वादे पर सरकार ने काम करने के लिए कहा था, वो वादा भी अधूरा नजरा। और पिछले दिनों लेवेंडर फेस्टिवल्स का जब आगाज हुआ तो चीफ मिनिस्टर वहां तो नजर आए, लेकिन ये जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क बना थी, ये कठुआ में भी बनना था, हंदवाड़ा में भी 50 एकड़ सहूलियात इस पर उनकी 42.66 करोड़ रुपए। और 2018 में जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया सरकार का जो प्लान था उस वक्त 2 इंडस्ट्रियल बायोटेक्निकल पार्क्स जम्मू और कश्मीर में 84.66 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और कहा गया कि जो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा, मकामी सतह पर रोजगार के मौके मिलेंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का नारा देकर कठुआ और जम्मू के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIM CSIR जम्मू की तरफ से प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना था। 2018 में काम शुरू किया गया था PDP और BJP की गवर्नमेंट में, लेकिन आज जो कुपवाड़ा को गिफ्ट 8 साल पहले दिया गया था, ना पिछली हुकूमत ना मौजूदा हुकूमत इसको पूरा कर पा रही है। इसलिए हमने इस पर मकामी लोगों से भी उनके तासुरात जानने की कोशिश की। हंदवाड़ा आपको लिए चलते हैं, जहां से हमारे नुमाइंदा बट शमीम ने बात की है मकामी लोगों से उस ख्वाब पर जो अधूरा 8 वर्षों के बाद भी है। हमारे लिए खुशनसीबी है कि हमारे जिले कुपवाड़ा और सब जिला हंदवाड़ा में बायोटेक पार्क का निकाद हुआ है। बायोटेक पार्क की सही बुनियाद है, अभी काम उसमें पूरा नहीं हो रहा है, तो अल्लाह बेहतर जानता है उसमें क्या टेक्निकल एरर है, लेकिन हम पूरी उम्मीद हैं अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कि वो जरूर इस पे एक रिव्यू ले लेंगे, क्योंकि इसकी बहुत अहमियत है बायोटेक पार्क की। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, वो इसको बंद नहीं होने देंगे। यहाँ पे लोगों को काफी उम्मीदें हैं इससे। और दूसरी हम LG एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मसले को वो बारीकी से देखें ताकि इस पे काम दोबारा शुरू हो जाए। वो सिर्फ इस वक्त वो खंडरात ही नजर आ रहे हैं, बिल्डिंग ही नजर आ रही है, वो बिल्डिंग नहीं रहनी चाहिए। जो उसका प्रपोजल है, जो उसका प्रोजेक्ट है, उसको पाई तकमील से पहले जो ही PDP की हुकूमत यहाँ चली गई, उस वक्त बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कि पाइपलाइन में होने के, तामीर होने के बिल्कुल करीब थे। तो उस वक्त अचानक जब हुकूमत PDP की चली गई तो ये प्रोजेक्ट्स ऐसे ही रहे। तो चंद एक प्रोजेक्ट्स ऐसे हुए जो कि फिर गवर्नमेंट, LG गवर्नमेंट के दौरे में जिनकी जो मुकम्मल हुए, लेकिन रेस्ट ऑफ द अगर मोस्टली हम देखें तो 85% ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिन पे काम रोका गया। तो यहाँ पर खासकर जो यहाँ पर जिस लेवेंडर पार्क की आप बात कर रहे हो, यहाँ पर लोगों ने बहुत सारी अपनी जमीन दे दी इसके लिए, जो कि फर्टाइल लैंड थी। उस जमीन को बराकार इसलिए दिया था गवर्नमेंट को ताकि ये जो पार्क बनेगी, इससे जो ये मेडिसिन जो इस प्लांट से निकलता है वो इस डिस्ट्रिक्ट की बहबूदी के लिए काम आएगा, मुल्क की बहबूदी के लिए काम आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ी शर्मिंदगी की बात है, चाहे सरकार जो भी सरकार में है, चाहे आप LG गवर्नमेंट की बात करें या नेशनल गवर्नमेंट की बात करें, तो उन्होंने इस एक इदारे को नजरअंदाज किया। कि नॉर्थ कश्मीर पिछले कई दहाइयों से कई सारी मुश्किलातों का सामना करता था। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने अगर कुछ इक़दाम उठाए थे, जैसे कि यहाँ पे एक बायोटेक पार्क भी बनाई थी और इसके साथ साथ कई जगहों पर लेवेंडर पार्क्स भी बनाई थी। ताहम 2019 के बाद इन पार्क्स और इन जगहों पे काम बंद होने की वजह से लोगों में कई सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है।
इस ज़मीन में मेरी मोदबाना गुजारिश है यहाँ की लोकल गवर्नमेंट से लेकर मरकजी इंतजामिया तक कि इन चीजों पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि यहाँ का जो नौजवान है वो इन चीजों के साथ मुंसलिक होकर खुद का रोजगार और अपनी जहनी तवाज़ुन। ये नौजवानों के लिए मौका था, लेकिन शायद हुकूमत उसे भी गवा रही है। लद्दाख आपको ले चलते हैं, जहां पर हसास इलाकों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर सरकार की तरफ से या इंतजामी सतह पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं और गैर मजाज फोटोग्राफी से बचने के लिए कहा गया है। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक फैसला लिया गया है उन एरियाज़ के अंदर जहां सबसे ज़्यादा लोग बड़ी तादाद में जाते हैं, मूवमेंट करते हैं। फिर लेह एयरपोर्ट सिक्योरिटी के हवाले से भी एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव है, उस पर भी नज़र है। लोग सियाचिन जाते हैं, दाएं बाएं जाते हैं, तो कुछ ऐसे हसास तरीन इलाके हैं वहाँ से बचने के लिए कहा गया है। तो लद्दाख इंतज़ामिया ने लेह के जो हसास तरीन इलाके हैं, फौजी इलाके हैं, खुसूसन जो दोहरी इस्तेमाल वाला जो एयरपोर्ट है, कई गैर मजाज फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी रोकने के लिए मुतलका महकमों को मयारी तरीकाकार या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी कर दिए हैं। और ये फैसला सिविल एविएशन महकमा लद्दाख के इंतजामी सेक्रेटरी निधि मलिक की ज़ेर सदारत एक आला सतही मीटिंग जो मुनक्किद की गई इजलास में हुआ, जिसमें एयरफोर्स स्टेशन लेह की तरफ से जाने जो उठाए गए सिक्योरिटी और फ़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक जो अमूर थे उसका जायज़ा लिया गया। और भारतीय फ़िज़ाइया ने सोशल मीडिया पर हसास ऑपरेशनल इलाकों की तस्वीर और वीडियोज़ के बढ़ते हुए फैलाव पर तशवीश जाहिर करते हुए सिक्योरिटी इक़दाम पर मज़ीद सख्ती बरतने के लिए कहा था। और इंतज़ामिया ने अब मुतल्लिका इदारों को डायरेक्शंस दी हैं कि मौजूदा कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और अवाम में आगाही मुहिम चलाई जाए। हसास मकामात की निगरानी के लिए वाज़ेह SOPs मुरतब किए जाने पर जोर दिया गया है। मुजव्वज़ा जो डबल रनवे है, फ़िज़ाई हदूद है, इसके अलावा रुकावटों के जो साइंसी जायज़े हैं, CCTV कैमरे हैं, उनकी तनसीब हो। हसास फौजी तनसीबात के अतराफ निगरानी बढ़े, गैर मजाज तामीरात से बचा जाए। एयरपोर्ट जोन में तामीराती जवाबित पर तफसीली गौर करने पर इदारों पर जोर दिया जा रहा है, जहाँ पर इंतज़ामी सेक्रेटरी ने मुतलका महकमों को अब सख्त डायरेक्शंस दी हैं कि सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ये फैसला ज़रूरी है तो तमाम कवायद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल किया जाए। मुस्तकबिल में जो फ़िज़ाई ऑपरेशंस हैं, कौमी सलामती पर कोई मनफी असर इन फ़ोटोज़ से, वीडियो से ना पड़े, इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए, जिसमें सिविल सोसाइटी लद्दाख, लेह, करगिल या अवामी इदारे भी सिक्योरिटी के हवाले से भरपूर ताउन करते हुए नजर आए हैं। इल्ज़ाम लद्दाख के हवाले से। और ये आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर के काश्तकारों की करते हैं, क्योंकि खासकर जो चेरी और आलू बुखारे की काश्त करते हैं, चेरी और पलम की काश्त करते हैं, उन काश्तकारों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बेहतर दाम मिल रहे हैं। खासकर आलू बुखारे और चेरी जो कश्मीर से निकलते हैं उनके इस वक्त अच्छे दाम मिल रहे हैं, जिससे जो मौसम की तब्दीली से नुकसान हुआ था काश्तकारों को, वो नुकसान इससे पूरा हो रहा है। कश्मीर में चेरी और आलू बुखारे के काश्तकार इस सीज़न में बेहतर कीमतों और मजबूत मार्केट तलब से खुश है। बेहतर कीमतें भी मिल रही हैं, मार्केट भी अच्छा है। हॉलैंड और इटली के जो चेरी है, अगरचे वो काफ़ी बेहतर माने जाते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो रिवायती कश्मीरी चेरी को भी इस बार हौसला अफजा दाम मिल रहे हैं, जिससे किसानों को मौसम की ख़राब सूरत हाल के बायस जो जज़्वी पैदावार मुतासर हुई थी या नुकसान हुआ था, लेकिन अब मुनासिब मुनाफा की उम्मीद पैदा हुए हैं। और ताजरों के मुताबिक अगर तलब बरकरार रही तो रवां सीज़न फल उगाने वालों के लिए मुनाफा बख्श साबित होगा। और ख़ासकर जो चेरी और आलू बुखारे की काश्त करते हैं, इससे वाबस्ता अफराद है, उनको इससे फ़ायदा मिल रहा है। ख़ासकर जो ज़्यादातर शुपियाँ में इसकी काश्त होती है। इसके अलावा शुमाली कश्मीर, बारामुल्ला, सोपोर और इधर जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में चेरी की और पलम यानी आलू बुखारी की काश्त हो रही है। और लेकिन इस बार मार्केट अच्छा है, अच्छे दाम मिल रहे हैं। और वेदर की वजह से, अगरचे मौसमियाती तब्दीली की वजह से काश्तकारों को नुकसान हुआ था, लेकिन अब जो कीमतें अच्छी मिल रही है उससे वो नुकसान पूरा हो रहा है। और जो कश्मीरी ताजिर है वो भी इस हवाले से खुश नज़र आ रहे हैं और उनका मानना है कि आइंदा सीज़न भी उन्हें बेहतर दाम मिलने की तवक्कात है।
राशन के हवाले से करते हैं और ख़ासकर जो AAY मुस्तकीन हैं उनकी करते हैं, क्योंकि राशन जो उनको फ्री राशन मिल रहा था उसमें अब तब्दीली कर दी गई। जब आप ये खबर शुरू करेंगे तो एक चीज़ इसमें बताइएगा, एक थोड़ा सा क्योस और कन्फ्यूजन था कि राशन अंत्योदय अन्न योजना वालों को या प्रायोरिटी हाउस होल्ड या PH जो कहलाते हैं उनको नए कवायद के तहत मिलना शुरू हो गया है और कुछ ने रिपोर्टिंग की है 1 जुलाई से मिलेगा। ऐसा नहीं है, एक ड्राफ्ट, एक तजवीज़ तैयार की गई है। उस ड्राफ्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, कल परसों 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 साल बाद 1 महीने बाद फैसला वैसा लिया जा सकता है। ये फैसला हुआ नहीं और ये मरकजी सरकार का फैसला मुमकिन तौर पर होगा। ज़रूर फिलहाल जो तजवीज़ रखी गई है कि जो खासकर AAY मुस्तकीन हैं उनके हवाले से और उनको जो फ्री राशन मिल रहा है उस हवाले से एक तजवीज़ सामने आई है, उसके बाद ही इस पर जो है हतमी फैसला हो सकता है। लेकिन फिलहाल मरकजी हुकूमत ने AAY यानी अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन की तकसीम के निज़ाम में अहम तब्दीली की तजवीज़ पेश की है। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक अब मुस्तहिक खानदानों को फ़ी फ़र्द माहाना 7 किलोग्राम राशन दिया जाएगा, ताहम एक खानदान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हद 35 किलोग्राम बरकरार रहेगी। यानी अगर खानदान में फ़र्द ज़्यादा भी है तो भी उन्हें सिर्फ 35 किलोग्राम फ्री राशन ही मिलेगी। ये तजवीज़ सामने रखी गई है। इस इक़दाम का मकसद जो बड़े गरीब खानदानों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाना और राशन की तकसीम में मसावत लाना है। वज़ारत खुराक ने कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल 2026 पर 13 जुलाई तक फ़िलहाल इस हवाले से अवामी राय जो है या अवामी आरा तलब की गई है, जबकि मौजूदा निज़ाम के तहत AAY खानदानों को फ़ी खानदान 35 किलोग्राम राशन जो है वो फराम किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल इस हवाले से अब जो ये तजवीज़ पेश की गई है, इस हवाले से आरा या जो तजावीज़ है वो तलब की गई है कि इस पर लोग अपना रद्दअमल दें, उसके बाद ही इस पर हतमी फ़ैसला जो है वो हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल ये तजवीज़ सामने रखी गई है कि 35 किलोग्राम राशन जो है वो हद मुकर्रर की गई है और इस हवाले से अब जो तजवीज़ आएंगे उसी के मुताबिक आइंदा दिनों में हतमी फ़ैसला जो है वो लिया जा सकता है। चलिए आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। 10 बजने वाले हैं, वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का एक और बुलेटिन होगा। हम दोनों को आप इजाज़त दें, लेकिन खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों पर मबनी प्रोग्राम्स, डिबेट्स, डिस्कशंस दिन भर GK 24/7 न्यूज़ और गुलिस्तान न्यूज़ पर जारी रहेंगे। हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा साथ दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों के तासुरात, फीडबैक या आपका ओपिनियन आता है, आप सबके हम बेहद मशकूर हैं कि प्रोग्राम में कोई कोताही, गलती दूर करने में या चीज़ों को दुरुस्त करने में आप सब ने ताउन किया। आपकी तजावीज़ मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया।